हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपके चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे नई समीक्षा को ही, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, जो ये नई समीक्षा है, इसका जो आरंभ है, इसका उद्भव विकास दो विश्व युद्धों की ध्वंसात्मक चेतना के बीच में हुआ। और जयपाल सत्र ने अस्तित्ववाद का मूल मंत्र दिया, और देते हुए उन्होंने ये क्या कहा कि अस्तित्व पहले अस्तित्व होता है, बाद में तत्व होता है या सार होता है। अस्तित्ववाद विचारधारा की तरह नई समीक्षा भी ये मानती है कि कविता या नाटक एक कलाकृति है, मात्र भाव या विचार नहीं है। कविता में जितना महत्व टेक्सचर्स का होता है उतना स्ट्रक्चर का नहीं होता। जॉन कॉनर रैंसम कविता में शब्द विधान या रूप विधान को प्रधानता देते हैं। अस्तित्ववाद की विचारधारा छाया है। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन का अस्तित्व वर्तमान में ही है। इसी सूत्र को पकड़कर नई समीक्षा भी पुरानी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धतियों का निषेध करती है। अस्तित्ववाद अपनी पूरी ताकत से दर्शन और विज्ञान का विरोध करता है। तो ये फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि अस्तित्ववाद क्या होता है और नई समीक्षा क्या होती है। और यही स्थिति जो है नई समीक्षा में मिलती है। जो अस्तित्ववाद में मिलती है वही नई समीक्षा में मिलती है। दर्शन से पल्ला झाड़कर ही नई समीक्षा आधुनिक भाषा शास्त्र और बिंबवाद का सहारा लेती है। काव्य की अर्थमीमांसा के पीछे मूर्त गोचर अनुभव और कीर्ति में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता का आग्रह है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी समीक्षा के आलोचक के कवि आएंगे वो सारे 20वीं शताब्दी के हैं, वो आप नोट करते जाना। आधुनिक विज्ञान, संचार क्रांति और उद्योग तीनों ने मिलकर काव्य की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था। आधुनिक प्रगति ने मानव को भीतर से छीलकर एक सांस्कृतिक संकट के सामने खड़ा कर दिया, जिसमें एक मूल विहीन समाज का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने एक ऐसी मूल्याधारता की स्थिति को जन्म दिया कि विश्व की सांस्कृतिक शक्तियाँ चकराकर निराशा अनास्था में गर्क होती दिखलाई पड़ने लगी। अब ये देखिए आप जरा, जैसे इसमें दिया हुआ है जे.वी. क्रच। क्या दिया हुआ है फ्रेंड? ये इनके जो नाम है इसमें आप नोट कर लेना। ये देखिए, जे.वी. क्रच ने द मॉडर्न टेम्पर शीर्षक पुस्तक में, मॉडर्न टेम्पर के मूल में कौन सी पुस्तक फ्रेंड्स? द मॉडर्न टेम्पर। इससे मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ। टेम्पर के मूल में निषेध और नकारवादी मानसिकता का एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसका सामने टी.एस. इलियट के हॉलो मैन या खोखला आदमी में मिलता है। आत्मघाती मूलार्थता के इसी अंधकार को लाइन ट्रीलिंग ने द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर में मानसिक विक्षिप्तता, अजनबीपन, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पतन से जोड़कर जीवन के आधुनिक अभिशापों का बखिया उखेड़ कर रख दिया। अमानवीकरण और आत्मनिर्वासन की यही प्रक्रिया के मूल में विश्व पर आघात करते सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चोट के रिश्ते घाव है। टी.एस. इलियट इन्हीं घावों की पीड़ाओं से बेचैन होकर वेस्टलैंड जैसी लंबी कविता में मानवीय संवेदना के बंजरपन की कहानी कहते हैं। इलियट से पहले स्वयं मैथ्यू आर्नल्ड कल्चर एंड अनार्की में, मैथ्यू आर्नल्ड की कौन सी फ्रेंड्स? कल्चर एंड अनार्की में नाशोन्मुख यूरोपीय समाज के दुःस्वप्न देखते हैं। दुःस्वप्न के बारे में इन्होंने आगे बताया, ये आप खुद पढ़ लेना। और डार्विन, मेल, स्पेंसर के युग ने धर्म का विनाश कर दिया। ऐसी स्थिति में धर्म का स्थान कविता ही ले लिया। नई समीक्षा के जनक एलियट और नई समीक्षा के प्रवर्तक जॉन कॉनर रैंसम का झुकाव यूं ही मैथ्यू आर्नल्ड की ओर नहीं है। उसकी गहरी ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारण भी है। इन्हीं कारणों को तार्किक ढंग से F.R. लिविस अपनी पुस्तक मास सिविलाइजेशन, S.R. लिविस की कौन सी पुस्तक है फ्रेंड्स? मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर। उसमें उन्होंने क्या कहा, कैसे यूरोपीय संस्कृति का पतन और यांत्रिक मानव के विवेक का शरण हुआ है। इस अंधे युग में यदि थोड़ी सी रोशनी की किसी से या कहीं से उम्मीद की जा सकती है तो विवेक व्यस्त चिंतकों, बौद्धिकों, रचनाकारों से की जा सकती है। नए समीक्षकों को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि अपनी बहुत सी कमजोरियों के बावजूद इन सभी ने अंधेरे में अपनी बौद्धिक मशाल जलाकर एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह प्रयत्न किया।
नए समीक्षकों ने अपने दायित्व को समझकर ही रोमानी प्रवृत्तियों का विरोध किया। विक्टोरियन युग के साहित्य की नैतिक मर्यादावादी दृष्टि के ऊपर से पड़ी भ्रम की चादर उठा दी। मार्क्सवादी यथार्थवादी चिंतकों के प्रचारवाद के झूठ को समझते हुए इस विचारधारा का विरोध किया। फ्रायड के अवचेतन सिद्धांतों के मनोरोगी मानव की उपेक्षा कर नए समीक्षक आगे बढ़े। तो ये नई समीक्षा के बारे में बताया गया है। अब बेबिट और ह्यूम ने 19वीं शताब्दी के जीर्ण सोच से मुक्ति पाने के लिए जोरदार पहल की। नए समीक्षकों ने प्रयास किया कि सांस्कृतिक परंपरा को नए ढंग से पुनः परिभाषित और जीवित किया जा सकता है। अब आके इसमें मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये जितने भी इसके प्रमुख समीक्षक हैं नई समीक्षा के, वो कौन कौन से हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। जो भी आएंगे ये सारे 20वीं शताब्दी की हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि 20वीं शताब्दी में कौन कौन से कवि नहीं, 20वीं शताब्दी का कौन सा कवि नहीं है, तो ये पूछा गया था। उसमें 3 20वीं शताब्दी के थे और 1 20वीं शताब्दी का नहीं था। तो फ्रेंड्स ये नोट करते जाना, जो मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। 20वीं शताब्दी के चौथे 5वें दशकों में एलियट से परंपरा की दृष्टि और रिचर्ड्स की कृति की पाठ विशेषण की गंभीर अध्यापन दृष्टि लेकर इंग्लैंड और अमेरिका में महत्वपूर्ण नए समीक्षक उभरे। अब उनमें कौन कौन है ये देख लीजिए। जॉन क्रो रैनसम, ये सारे इधर हैं। जॉन क्रो रैनसम, F.R. लिविस, केनेथ बर्ग, एलन टैट, इवोर विंटर्स, R.P. ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन, वारेन क्लिंटवुक्स तथा विलियम एमसन के नाम हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जॉन क्रो रैनसम का समय पीरियड नोट करते जाइए, सबका समय पीरियड नोट कर लीजिए। फ्रेंड डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो मैं दिन में बना रही हूँ तो आपको थोड़ी आवाज़ें आएंगी। हमारी तरफ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फ्रेंड्स आपका नुकसान होगा। 2-3 दिन मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई कि आवाज़ें बहुत हो रही थी, और अब अगर अभी नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा और आपका पेपर नज़दीक आ रहा है। जॉन क्रो रैनसम 1888 से 1974 तक है। नई समीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम है अमेरिकावासी जॉन क्रो रैनसम है। जॉन क्रो रैनसम कहाँ के हैं फ्रेंड्स? अमेरिका के हैं। नई समीक्षा का नामकरण की पुस्तक किससे हुआ? न्यू क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, 1941 में हुई है इनकी, और इसका शीर्षक जो है न्यू क्रिटिसिज्म है। और 1922 में इन्होंने नई समीक्षा की प्रवृत्ति को उजागर किया था। और उनकी पत्रिका कौन सी थी? दी फ्यूजिटिव। कौन सी थी फ्रेंड? दी फ्यूजिटिव, जिसका संपादन एलन टैट के साथ हुआ। और नई समीक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय ने पत्रिका कैनियन रिव्यू, ये 1939 की है। ये नोट करते जाओ फ्रेंड्स। इसका संपादन भी रैनसम ने लंबे समय तक किया। आलोचना जगत में एक रैनसम की 3 कृतियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो कौन सी है ये देख लीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, द कैनियन क्रिटिक्स 1951। ज़्यादातर कवि अपनी रचना की स्वयं समीक्षा लिख देते हैं, इससे कृति के साथ न्याय नहीं हो पाता, और अन्य कवियों की कविताओं की सबसे अच्छी समीक्षा कवियों ने ही की है। अगर हमारी कविता फ्रेंड्स हम लिखते हैं तो अगर हमारे कोई दूसरी आलोचना करेगा दूसरा कवि तो हमारी सही आलोचना होगी, हम खुद आलोचना करेंगे तो हम सही नहीं कर पाएंगे, यही इन्होंने कहा है। रैनसम का आधारभूत सिद्धांत क्या है? शब्द विधान या रूपात्मक विश्लेषण। क्या है फ्रेंड्स? शब्द विधान या रूपात्मक विश्लेषण, टेक्सचर्स। वे शब्द विधान और अर्थ विधान के सहभाव संबंध से ही कविता का जन्म मानते हैं, किंतु अर्थ विधान को सहायक और शब्द विधान को प्रधान मानकर ही कविता का विश्लेषण में प्रवृत्त होते हैं। अब दूसरा कवि ले लेते हैं फ्रेंड, दूसरा समीक्षक कौन सा है? F.R. लिविस। इसका पीरियड कौन सा है? 1895 से 1978। तो हो गए ना फ्रेंड्स ये 20वीं शताब्दी के कवि। फ्रैंक रेमंड लिविस का जन्म इंग्लैंड में हुआ। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। सांस्कृतिक दृष्टि और विद्रोही स्वभाव के कारण बहुत से विद्वान इन्हें नई समीक्षा आंदोलन में रखने पर आपत्ति करते हैं। कृति के गहन विश्लेषण में आस्था के साथ प्रवृत्त होने के कारण इन्हें अनमने भाव से इस प्रवृत्ति में जगह दे दी जाती है। 1932 में लिविस ने L.C. नाइट्स के सहयोग से आलोचनात्मक पत्रिका स्क्रूटनी का प्रकाशन संपादन किया। नए समीक्षकों के बीच लिविस का आलोचनात्मक कृतियाँ बहुत सम्मानित रही है। इनकी कृतियाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कौन कौन सी है, ये सारी आएंगी इनकी कृतियाँ। मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर 1930, न्यू वियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, द स्टडी ऑफ अ कंटेम्पररी सिचुएशन 1932, फॉर कॉन्टीन्यूटी 1933, रीवैल्यूएशन
ट्रेडिशन एंड इन डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री 1936, एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी एंड स्केच फॉर इन इंग्लिश स्कूल 1943, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, द कॉमन परस्यूट 1952, इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम्स एंड द यूनिवर्सिटी 1969, द थॉट्स वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी आर्ट एंड थॉट इन लॉरेंस 1976। ये सारी इनकी कृतियाँ हैं F.R. लिविस की। ये नोट कर लेना, पूछी जाती है फ्रेंड्स। ये रिवॉल्यूशन में लिविस ने एलियट की भांति उस सांस्कृतिक परंपरा को स्थापित किया जिसका 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। लिविस ने भी कहा है कि कवि जीवित ही परंपरा में रहते हैं और परंपरा उनमें जीवित रहती है। तो फ्रेंड्स ये लिविस का था, S.R. लिविस है। आज हम सारे कवि यही पढ़ेंगे। सारे आलोचक जो हैं ये 20वीं शताब्दी के हैं। केनेथ बर्क है, ये कब के हैं, इनका समय पीरियड है फ्रेंड्स, नोट करते जाओ। इनका समय पीरियड है 1897। केनेथ बर्क नई समीक्षा में अपनी विशिष्ट आलोचनात्मक कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कृतियाँ भी देख लीजिए आप, सारी कृतियाँ हैं इनकी, पढ़ लेना आप फ्रेंड्स। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं काउंटर स्टेटमेंट 1931, परमानेंस एंड चेंज इन एनाटॉमी ऑफ पर्पज 1935, द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी फॉर्म स्टडीज इन सिम्बॉलिक एक्शन 1941, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1945, लैंग्वेज एज ए सिम्बॉलिक एक्शन एसेज ऑन लाइफ लिटरेचर एंड मेथड 1966। नई समीक्षा में इन पुस्तकों के अतिरिक्त उनकी एक अन्य पुस्तक एटीट्यूड्स टूवर्ड्स हिस्ट्री बहुत चर्चित है। काउंटर स्टेटमेंट के निबंधों में बर्क ने जिस आलोचना की दृष्टि की स्थापना की वही काव्य विश्लेषण की पत्ती में उसका विकास हुआ। बर्क ने रूप तत्व पर गहन चिंतन किया और प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतीक व्यापार की नींव डाली। उनके मत से प्रत्येक अनुभूति व्यापार का शाब्दिक प्रतिरूप है। आलोचना दृष्टि का आधार यही है, कविता एक प्रतीक व्यापार है। कविता पर इसी रूप में कविता पर विचार होना चाहिए। एलन टेट को देख लीजिए, इसका समय पीरियड कब है, 1899 से 1979 तक। रैंसम के प्रतिभाशाली शिष्य एलन टेट है। एलन टेट किसके शिष्य है, रैंसम के। टेट कवि आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है ये। और उनकी पत्रिका देख लीजिए, सारी पत्रिका कौन सी है इनकी, फ्यूजिटिव 1922 से 25, हाउस एंड हार्न 1931 से 34, कैनियन रिव्यू 1939 से 42, शिवानी रिव्यू 1944 से 46। और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ भी देख लीजिए, वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिए। रिएक्शनरी एसेज ऑन पोएट्री एंड आइडियाज 1936, रीजन इन मैडनेस क्रिटिकल एसेज 1941, इन्विटेशन टू लर्निंग 1941, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री सेलेक्टेड एसेज 1928 से 48, द ट्रांसलेशंस ऑफ पोएट्री 1972। एलन टेट ने श्रेष्ठ काव्य का प्रतिमान तनाव माना है। तनाव इनका सिद्धांत है फ्रेंड्स एलन टेट का, ये भी आप नोट कर लेना। एक्सटेंशंस भारी तनाव तथा इंटेंशन भीतरी तनाव। भारी तनाव का अर्थ क्या है, कविता की गति और तर्क संगति, तथा भीतरी तनाव का क्या है अर्थ है, कविता में निहित भाव विचार और उसका उक्ति मूलक विकास। तो भारी क्या हुआ फ्रेंड्स, तर्क संगति, और भीतरी क्या हुआ, कविता में जो निहित भाव विचार और उसका उक्ति मूलक विकास है। टैट पर T.S. एलियट का प्रभाव है, वे विचार और बिंब के सामंजस्य को मानते हैं। अब चौथे देख लीजिए आलोचक कौन से, इवोर विंटर्स हैं, ये 1900 से 1968 तक है। इनका भी समय पीरियड नोट कर लीजिए। अमेरिका के प्रतिष्ठित आलोचक है, ये कहाँ का रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के हैं ये। और कविता के सूक्ष्म पाठ विश्लेषण पर बल देने के साथ ही नैतिकतावादी दृष्टिकोण अपनाया इन्होंने, और रैंसम इनकी नैतिकतावादी दृष्टि का विरोध करते हैं। कविता के पाठ विश्लेषण के लिए इनकी सराहना भी करते हैं। इनकी समीक्षा पत्ती कविता के संगठनात्मक गुणों के सौंदर्य से साक्षात्कार कराती है। इनका कार्य नई समीक्षा का पैगंबर तक कहा गया इनको, इनके कार्य के लिए। इन्होंने अमेरिकन प्रयोगात्मक कविता का अध्ययन किया। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ देख लीजिए कौन कौन सी है, प्रीमिटिविज़ एंड डिकेडेंस 1937 नाम से प्रकाशित हुई। 1943 में दी एनाटॉमी ऑफ नॉनसेंस लिखकर इन्होंने रोमान्य आलोचना की मटियामेट कर दिया। इनकी पुस्तक जो थी डिफेंस ऑफ रीजन 1947, वो काफ़ी चर्चित रही। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइजेज 1957, ऑन मॉडर्न पोइट्स 1959, फॉर्म्स ऑफ डिस्कवरी क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल एसेज ऑन द फॉर्म्स ऑफ द शॉर्ट पोएम इन इंग्लिश 1967।
इनकी कृतियाँ देख लीजिए और कौन कौन सी है। एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन अमेरिकी पोइट्री, रूपात्मक पद्धतियाँ 7 प्रकार की मानी गई इन्होंने, जो मानी है रूपात्मक पद्धतियाँ कौन सी है, 7 प्रकार की है, वो कौन कौन सी है ये देख लीजिए। ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। पुनरावृत्ति की पद्धति, द मैथ्स ऑफ रिपीटिशन। दूसरा तार्किक पद्धति, लॉजिकल मैथ्स। विवरणात्मक नैरेटिव, इंग्लिश में इसका मैं साथ साथ प्रोनाउंस कर देती हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। छद्म निर्देश, स्यूडो रेफरेंस। गुणात्मक पद्धति, प्रगति, क्वालिटेटिव प्रोग्रेशन। छठा है पद्धति परिवर्तन, द अल्टरेशन ऑफ मेथड। सातवां है धुरी चित्तवृत्ति, द डबल मूड। भाषा में ज्ञान, परसेप्ट और धारणा, कॉन्सेप्ट के बीच निष्पत्ति मूलक धारणा के लिए इन्हें ख्याति मिली। अब 5वें देख लीजिए आलोचक कौन से हैं। 5वें आलोचक हैं और इनका समय पीरियड भी नोट कर लीजिए, 1904 से 1965। आज फ्रेंड्स हम सारे आलोचक पढ़ेंगे, बाद में बाकी थर्ड पार्ट भी होगा इसका वीडियो का। आज सारे आलोचक पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नई समीक्षा पद्धति की विशिष्ट सिद्धांतों का प्रयोग करने वाले नई समीक्षा में ब्लैकमर प्रसिद्ध रहे हैं। कलाकृति में विचार, कल्पना, बिंब के संबंधों पर इन्होंने अपनी समीक्षात्मक कृति पेश की है। वो कौन कौन सी देख लीजिए, ये सारी है। द एक्सपेंस ऑफ ग्रेटनेस 1940, लैंग्वेज एज जेस्चर, एसेज इन पोइट्री 1952, द डबल एसेज इन क्राफ्ट एंड एजुसिडेशन 1935। डबल एजेंट में कविता के पाठ विशेषण पर गंभीरता से विचार किया इन्होंने। लैंग्वेज एंड एज जेस्चर, इसे कविता, इसमें इन्होंने किताबों में कौन सी कविता में क्या कहा है ये भी बताया गया है। लैंग्वेज एज जेस्चर में भाषा पर सूक्ष्म ज्ञान अध्ययन किया और उनके भाषिक विशेषण में उन्होंने उनके भंगिमा सिद्धांत का जन्म हुआ। कौन सा सिद्धांत है? भंगिमा सिद्धांत, इसको भी नोट कर लेना। भंगिमा सिद्धांत किसका है? ये रिचर्ड पामर ब्लैकमर का, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अब छठे देख लीजिए, रॉबर्ट पेन वारेन, इनका समय पीरियड भी नोट कर लीजिए। 1905 में क्रिंजबुश के सहयोगी हैं ये। इस अमेरिकी समीक्षक ने नई समीक्षा की पद्धति को नया मोड़ दिया और इनका सर्दन रिव्यू ब्रुक्स के साथ लिखा इन्होंने। 1935 से 42 पत्रिका में रहे ये, मतलब ब्रुक्स के साथ रहे ये। कौन सी पत्रिका में? सर्दन रिव्यू में। और कैनियन रिव्यू के परामर्शदाता रहे ये। संपादन के जो कैनियन रिव्यू है उसके परामर्शदाता संपादक, मतलब कि उसको आइडियाज़ देते थे, उनको परामर्श करते थे। ब्रुक्स के साथ इनकी 3 आलोचना पुस्तक लिखी इन्होंने। कौन कौन सी है वो नोट कर लेना। पहली है किसके साथ है कि ब्रुक्स के साथ। पहली है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938, एन अप्रोच टू लिटरेचर 1941। फ्रेंड्स ये आपको बुक्स कहीं नहीं मिलेगी, मैं इसलिए कहती हूँ इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना और सारी पुस्तकों को अच्छे से नोट कर लेना। पीरियड्स इसमें मैं बता रही हूँ कौन सी पुस्तक कब आई है, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछ लेंगे फ्रेंड्स, आपको सब पता होना चाहिए। इससे वीडियो से भी पढ़े और बुक से भी पढ़े और जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है सब पढ़ते जाइए। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, आलोचनात्मक लेखों का संग्रह है इनका। सिलेक्टेड एसेज 1958 और इसे प्योर एंड इम्प्योर पोएट्री शीर्षक प्रसिद्ध निबंध है इनका, इसका स्थान मिला है इनको। इसी में जो ये सेलेक्टेड एसेज है इसी में इसका प्योर एंड इम्प्योर पोएट्री शीर्षक का निबंध का स्थान मिला है। और आलोचनात्मक पुस्तकें और हैं इनकी। पहली है ए प्ली इन मिटिगेशन, मॉडर्न पोएट्री एंड द एंड ऑफ एन एरा 1966। दूसरी है डेमोक्रेसी एंड पोएट्री 1975। इनकी शुद्ध काव्य विषयक धारणा पर मलार में रैम्ब्यू बादलेयर का प्रभाव पड़ा। कविता को शुद्ध होना चाहिए इन्होंने कहा, ये ऐसी कोई मानव अनुभूति नहीं है जो वर्जित हो। अब क्रिंजबुश को देख लीजिए, इनका समय पीरियड है 1906। बहुत समय तक ब्रुक्स नए समीक्षक कहलाने से बचते थे कि मैं नया समीक्षक हूँ, ये कहलाने से बचते रहे वो। और इनके भीतर की जो नई समीक्षा का आलोचनात्मक मुहावरा पूरी शक्ति से फूट फूट पड़ा। रेने वेलेक ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म शीर्षक पुस्तक में पूरी बहस उठाने के बाद कहा, अमेरिका के आलोचकों में जो है ब्रुक्स की सच्चे अर्थों में रूपवादी समीक्षक है।
तो क्रेंच बुक्स क्या है? रूपवादी समीक्षक है, ये नोट कर लेना। ये किसने कहा है? ये भी इसमें बताया है रैने वेलेक ने। तो ब्रुक्स का साथ रॉबर्ट पेन वारेन ने दिया। 3 पुस्तकें साथ में लिखी इन्होंने, कौन कौन सी है ये नोट कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 नई समीक्षा का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करती है। नई समीक्षा के क्षेत्र में कविता का अध्ययन करने वाली सर्वश्रेष्ठ नियम व्यवहार पुस्तक बेस्ट मैनुअल माना जाता है। ब्रुक्स ने दी वेल रॉट ऑन नामक अपनी पुस्तक में कविता के अध्ययन में पदान्वय का तीव्र विरोध किया। मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939 पुस्तक में उन्होंने रूपक और विदग्धता पर विचार किया। मेटाफिजिकल और सिम्बॉलिस्ट कवियों पर विचार किया। संवेद तत्व और रूप तत्व का विभाजन कविता में स्वीकार नहीं किया गया। और एक और है द शेपिंग जॉय 1971 के लेखों में फिर से कृतिकार की अपेक्षा कृति पर ध्यान दिलाया और विमसाट की दोनों अवधारणाओं अभिप्राय परक हेत्वाभास इंटेंशनल फैलेसी कवि की ओर से तथा प्रभाव परक हेत्वाभास इफेक्टिव फैलेसी पाठक की ओर से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने इस पर ध्यान दिलाया। पोएट्री इन द एज ऑफ एंग्जाइटी 1947 लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री डब्ल्यू के विमसाट के साथ लिखी इन्होंने। 1957 में द हिडन गार्ड स्टडीज इन हेमिंगवे फाकनर यीट्स एलियट एंड वारेन 1963 और द पोएट्री ऑफ टेंशन 1971। तो इनकी कविताएं हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये इनकी रचनाएं हैं। कविता में अन्विति और सामंजस्य का महत्व बताते हुए इन्होंने कहा कि कविता की संरचना में अनेकार्थकता, विरोधाभास, जटिलता और वक्रता का समावेश हो सकता है। ये क्या कहना है? इसका कहना ना होगा कि ब्रुक्स ने रूप विधान के लिए संरचना शब्द का प्रयोग किया और कहा कि समग्र सौंदर्य हरे भरे, ये जो है ब्रुक्स ने कहा है, इसको नोट कर लेना। हरे भरे पौधे की तरह होता है, कृत्रिम गुलदस्ते की तरह नहीं। उनकी इस धारणा ने बहुत आदर पाया। ब्रुक्स का विरोधाभास का सिद्धांत है। भारतीय काव्य सिद्धांत प्रकृति से बहुत समानता रखता है। ये इनका जो विरोधाभास का सिद्धांत है, किसका है? ये क्रेंच बुक्स का है, ये याद रखना फ्रेंड्स। अब आगे देख लीजिए। आगे ये विलियम्स एमसन है, ये 1906 के हैं। इनका समय पीरियड जो है। आई रिचर्ड्स के मेधावी शिष्य एमसन ने कविता के शाब्दिक विश्लेषण को एक नई व्यवस्था प्रदान की। वे काव्य में एम्बिग्यूटी के चतुर विश्लेषक हैं। रिचर्ड्स द जेनाबास्की के साथ मिलकर एमसन ने एक्सपेरिमेंट 1928-29 तक संपादन किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनात्मक पुस्तकें हैं, देख लीजिए। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी अ स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश वर्ड्स 1930, सम वर्सेज ऑफ पेस्टोरल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951, द मिल्टन्स गार्ड 1962। इनमें लोकप्रियता की दृष्टि से 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी का नाम अविस्मरणीय है। अनेकार्थकता के सिद्धांत को ये पुस्तक शाब्दिक विश्लेषण की कला से सामने लाती है। अनेकार्थकता के 7 भेद बताए गए हैं। यह पूरा आग्रह कविता के शाब्दिक विश्लेषण पर टिका हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सारे आलोचनात्मक जो है आलोचक जो आज मैं वही कराए हैं मैंने आपको, बाकी का कल हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो आसानी से मिल जाए। और आप जितनी भी मेरी वीडियो फ्रेंड्स सारी शुरुआत से शुरू कीजिए और पूरा पेशेंस रख के पढ़िए। उनको वीडियो लंबे हैं और ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ये आपका नेट का JRF भी क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।